आज बच्चों हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के पाठ में हम जैव प्रक्रम पाठ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा है कि मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो। ये सारी ही गतिविधियां बहुत ही जटिल अंग तंत्रों द्वारा निर्धारित होती हैं और ये सारे जटिल अंग तंत्र जो होते हैं ये आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हैं। तो इस सारी जटिल संरचनाओं को एक साथ कार्य करने के लिए इनके ऊपर एक नियंत्रक की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हैं कि किसी संस्था को चलाने के लिए एक संस्थाध्यक्ष की ज़रूरत होती है, एक विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रधानाचार्य की आवश्यकता होती है, एक कार्यक्रम को चलाने के लिए भी एक कार्यक्रम संचालक चाहिए जो बता सके कि किसको कौन सा कार्य करना है, यानी कार्य का विभाजन बता सके और कार्यों को नियंत्रण कर सके, उसकी देखरेख कर सके और उसमें होने वाली कमियों की पूर्ति भी कर सके। तो हमारे शरीर में ये कार्य मस्तिष्क करता है। हमारा शरीर तो बहुकोशिक जीव है, हम तो हमारे अंदर तो मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क ही हमें अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है। लेकिन आप सोचिए, जो एक कोशिक जीव होते हैं, जो मात्र एक कोशिका के बने हैं, उनके अंदर ये नियंत्रण और समन्वय कैसे होता होगा। जैसे आप अमीबा का उदाहरण ले लीजिए, एक कोशिक जीव है, हमें पता है कि उसके सारे कार्य, चाहे पोषण हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे गति हो, ये सारे कार्य एक कोशिका द्वारा ही हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय करना है, पर्यावरण के साथ समन्वय करना है, तो वो कैसे करेगा। ऐसे में एक कोशिक जीव जो होते हैं वो अनुवर्तन क्रिया करते हैं और ये अनुवर्तन क्रियाएं जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। ये स्वीकारात्मक भी हो सकती हैं स्वीकारात्मक अनुवर्तन या नकारात्मक अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है किसी चीज़ या किसी वस्तु के प्रति आकर्षण करते हुए उसकी ओर गति करना। स्वीकारात्मक अनुवर्तन है किसी वस्तु की तरफ गति करना और नकारात्मक अनुवर्तन का अर्थ है उससे दूर जाना। तो जो एक कोशिक जीव होते हैं, जैसे वो भोजन के समीप आते हैं तो वो स्वीकारात्मक अनुवर्तन करते हैं, और अगर तेज प्रकाश है या तेज ध्वनि है, उससे दूर जाने के लिए वो नकारात्मक अनुवर्तन करते हैं। तो इस तरह से जो एक कोशिक जीव होते हैं वो अपने बाह्य पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुकोशिक जीव हैं और हमारे अंदर एक जटिल तंत्रिका तंत्र विकसित होता है जिसके द्वारा हम पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और केवल तंत्रिका तंत्र नहीं, इसके अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा हम पर्यावरण से संबंध बना सकते हैं। एक तो हो गया तंत्रिका समन्वयन, और एक होता है रासायनिक समन्वयन। तंत्रिका समन्वयन तंत्रिका कोशिकाओं के एक जाल से बना हुआ होता है, एक जटिल तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्धारित होता है, और रासायनिक समन्वयन जो होता है वो हार्मोन द्वारा निर्धारित होता है। आज इस पाठ में, इस चैप्टर में हम केवल तंत्रिका समन्वयन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी परिवर्तन हमारे बाह्य पर्यावरण में होते हैं उन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है और उनके प्रति जो हम व्यवहार करते हैं उनको अनुक्रिया कहा जाता है। तो हम समझेंगे बाहरी पर्यावरण से संपर्क साधने के लिए हम उद्दीपन और अनुक्रिया द्वारा संबंध स्थापित करते हैं। अब ये उद्दीपन क्या हो सकते हैं? उद्दीपन देखने को, सुनने को और स्पर्श करके महसूस करने को, इन सभी चीज़ों द्वारा हम उद्दीपन ग्रहण करते हैं। और इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय अंग होते हैं, जैसे आँख, जो कि देखकर हमें सूचनाएं पहुंचाती है, नाक, जो सूंघकर सूचनाएं ग्रहण करती है, कान, जो सुनकर सूचनाएं ग्रहण करते हैं, त्वचा, जो स्पर्श द्वारा संवेदना ग्रहण करती है, इसके अलावा जीभ, जो स्वाद की संवेदनाएं ग्रहण करके मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। और इन सभी के प्रति हम अनुक्रिया यानी व्यवहार करते हैं। अब इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हमने देखा ये ज्ञानेंद्रिय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को हम ग्राही अंग भी कह सकते हैं।
लेकिन आवश्यक नहीं कि ग्राही अंग जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा रहे हैं, अनुक्रिया भी उन्हीं अंगों द्वारा की जाए। जैसे किसी खतरनाक जीव को आपकी ओर आते हुए देखकर आप तेज़ी से दौड़ने लगेंगे, तो सूचना आपके नेत्रों ने यानी आँखों ने इकट्ठा की, उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाया और आपके मस्तिष्क ने आपके पैरों की मांसपेशियों को संदेश भेजा कि वो दौड़े। यानी यहाँ पे ग्राही अंग दूसरा है और कार्यकर अंग आपके पैरों की पेशियाँ हैं। तो ग्राही अंग और कार्यकर अंग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब देख रहे हैं इसमें पूरा जो व्यवस्था चल रही है कि ग्राही अंग सूचना ग्रहण कर रहे हैं, फिर वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उन सूचना को मस्तिष्क तक भेजते हैं। मस्तिष्क उस सूचना का प्रसारण करता है, उसको समझता है, उसके संबंध में निर्णय लेता है और इसके बाद वो सूचना कार्यकर अंगों को भेजता है कि वो उसके प्रति क्या व्यवहार करना है, क्या गतिविधि करनी है, उसकी सूचना मस्तिष्क वहाँ तक पहुँचाता है। अब इन सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है? ये तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हो रहा है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, बच्चों न्यूरॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है, इसलिए इसका चित्र भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। न्यूरॉन की संरचना में एक कोशिकाकाय जैसी संरचना होती है, जिससे अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं और इसका एक प्रवर्ध अत्यंत ही लंबा होता है, जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन का कोशिकाकाय है। हम चित्र भी बनाते जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। कोशिकाकाय, इसको साइटोन भी कहा जाता है। इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है। छोटे छोटे वर्णक इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें निसल कण कहा जाता है। प्रवर्धों को डेंड्रॉन कहा जाता है और ये प्रवर्ध आगे जाके और अधिक शाखित हो जाते हैं और इन शाखाओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। हमने बताया ये लंबे वाले प्रवर्ध को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर वसा का एक मोटा आच्छाद्य होता है जो जगह जगह से टूटा हुआ रहता है। इस आच्छाद्य को माइलिन शीथ कहा जाता है। एक्सॉन आगे जाके कुछ शाखाओं में बढ़ जाता है और उससे साइनेप्टिक घुड़ियाँ निकलती हैं। जिसमें विशेष न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं जो कोशिका तंत्रिकाओं के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। ये एक न्यूरॉन कोशिका का चित्र है। अब ये न्यूरॉन कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहती हैं? ये कोशिकाएं एक के पीछे एक लगी हुई रहती हैं। जैसे कि इसकी साइनेप्टिक घुड़ियाँ यहाँ पे है, इसके पीछे एक दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी। और इसके डेंड्राइट्स की तरफ दूसरी तंत्रिका कोशिका के साइनेप्टिक घुड़ियाँ होंगी। साइनेप्टिक घुड़ियों और अन्य कोशिकाकाय के बीच में संपर्क जो होता है, जहाँ से ये सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत आवेग के माध्यम से करते हैं। पहले विद्युत आवेग पूरी तंत्रिका कोशिका में ट्रैवल करता है और इसके बाद जिस क्षेत्र में ये कोशिकाकाय के संपर्क में रहता है उस क्षेत्र को सिनैप्स कहा जाता है।
ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र हो गया। आगे हम देखेंगे कि तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये तंत्रिकाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। संवेदी यानी संवेदना ग्रहण करने वाली, या फिर चालक या प्रेरक, इसके अलावा साहचर्य। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं ये ग्राही अंगों से सूचना इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। जो चालक और प्रेरक कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। सहचर्य वाली जो होती हैं ये संवेदी और चालक इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है ये इन्हीं तरह की तंत्रिकाओं के माध्यम से जो है वो नियंत्रित होता है। आगे हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के तंत्रिका तंत्र कार्य करते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। परिधि तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, कायिकी और स्वायत्त। कायिकी तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें 2 तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, क्रेनियल या इन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं भी कह सकते हैं, और दूसरी वाली स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 तरह के तंत्र काम करते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मस्तिष्क हमने बताया कि मुख्य नियंत्रण करता है हमारे शरीर का, जो मुख्य निर्णायक अंग है हमारे शरीर का, जो अंदर की बाहर की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, मस्तिष्क है। सबसे पहले हम मस्तिष्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मस्तिष्क की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क जो है ये एक अस्थि कंकाल द्वारा ढका हुआ रहता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इस कंकालीय संरचना को खोपड़ी भी कहा जाता है या कपाल कह सकते हैं। ये मस्तिष्क के अंदर 3 झिल्लियों द्वारा ढकी हुई संरचना है। इसको ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड कहा जाता है। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हम इसको साथ में लिखते हुए चलेंगे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क दो गोलार्धों का वह बना हुआ होता है। इन गोलार्धों को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये जो गोलार्ध वाली संरचना है इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन जो यहाँ मौजूद होता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क और पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा को मिलकर बनता है पश्चिम मस्तिष्क। ये तीन मुख्य भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भाग हैं, प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क एक रिले का कार्य करता है। जितनी भी सूचनाएं शरीर के अंगों द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाई जाती हैं वो किसी न किसी रूप में एक बार मध्य मस्तिष्क से होकर ज़रूर गुजरती हैं। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसका मुख्य भाग होता है एक तो अनुमस्तिष्क पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। मस्तिष्क एक जटिल संरचना है, इसके कार्य भी बहुत जटिल होते हैं। अब हम एक एक करके ये सारे जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, ये इस कार्यों का विभाजन कर लेते हैं। यानी शरीर की सभी सूचनाओं को अलग अलग विशिष्ट भागों द्वारा जो है प्रसारित किया जाता है, समझा जाता है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। हमने देखा अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क हमने बताया दो गोलार्धों के मिलकर बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श संवेदनाएं और ऐच्छिक क्रियाएं। इसके
इसके बाद दूसरा भाग होता है प्रमस्तिष्क के अलावा अग्र मस्तिष्क का, जिसे डायेन्सेफेलॉन कहा जाता है। डायेन्सेफेलॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ये त्वचा द्वारा दर्द, पीड़ा आदि संवेदना और इसके अलावा ठंडा, गर्म आदि स्पर्श की संवेदनाएं जो हैं ये थैलेमस द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। और हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमें कब भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट भर गया है, प्यार, घृणा और जितने भी भावुक संवेदनाएं होती हैं उन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है ये दृष्टि और श्रवण आदि कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाएं भी इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। और हमने बताया कि जितनी भी सूचनाएं मस्तिष्क को भेजी जाती हैं वो मध्य मस्तिष्क से अवश्य गुजरती हैं। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो भाग मुख्य होते हैं, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क जो है ये हमारी कंकाली पेशी की क्रियाओं और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इन सब का नियंत्रण अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं भी आती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं से हमारा अर्थ ये है जो क्रियाएं हम सोच समझकर नहीं करते हैं, जो अपने आप घटित होती हैं, स्वचालित होती हैं, उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब हम परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। हमने देखा परिधि तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। जो है ये एक अस्थि कायिकीय द्वारा ढका हुआ रहता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, और स्वायत्त। इस कंकालीय संरचना को कायिकी वाला भी कहा जाता है। दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार की तंत्रिकाएं कायिकी तंत्र बनाती हैं। एक तो होती है क्रेनियल या कपाली तंत्रिकाएं, ये मस्तिष्क के अंदर 3 झिल्लियों द्वारा ढकी हुई संरचना है। दूसरी स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हम इसको साथ में देखते हुए चलेंगे। परिधि तंत्रिका तंत्र का कार्य है अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक सूचनाएं पहुंचाना और वहां से सूचनाएं कार्यकर अंगों तक पहुंचाना। ये सारा कार्य परिधि तंत्रिका तंत्र का होता है। मेरु रज्जु से जुड़ी हुई क्रेनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं ये सारे संदेशों को सारे अंगों तक लेकर जाती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमने देखा था 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। अग्र मस्तिष्क 2 गोलार्धों का बना हुआ होता है। गोलार्धों को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अनुकंपी स्वायत्त का मतलब है जितने भी हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी जो पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, जिसके बारे में हम जैव प्रक्रम में पढ़ चुके हैं, ये सारी घटनाएं हमारे शरीर में हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं, अनिच्छा से हो रही है, यानी अपने आप ही घटित होती जा रही हैं, स्वचालित हो रही हैं। इसलिए इनको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इनका नियंत्रण करता है। अनुकंपी वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं
ये इन सारी घटनाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी हृदय स्पंदन को बढ़ाना, पाचन को बढ़ाना, या हम कह सकते हैं मूत्र निर्माण के दौरान जल और लवण की पुनः अवशोषण को बढ़ाना। ये बढ़ाने वाले सारे कार्य जो हैं वो अनुकंपी द्वारा होते हैं। और इन सब चीज़ों को घटाने वाले जो कार्य होते हैं, यानी हृदय स्पंदन को कम करना, पाचन गति को कम करना और श्वसन को धीमा करना, ये सारे काम परानुकंपी तंत्र करता है। अब हम इस पाठ का पूरा समाप्त करेंगे। और डायेंसेफेलॉन जो यहाँ मौजूद होता है, हमने देखा कि मनुष्य के शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय है वो दो प्रकार का होता है। ये तंत्रिकीय हो सकता है, इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, और ये रासायनिक भी हो सकता है। तंत्रिकीय समन्वय जो होता है तीन तरह के तंत्र द्वारा निर्धारित होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा को मिलकर बनता है पश्चिम मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के हमने देखा तीन मुख्य भाग हैं। एक रिले का कार्य करता है, जितनी भी सूचनाएं शरीर के अंगों द्वारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क से और पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसका मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क के हमने देखा दो मुख्य भाग हैं, प्रमस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन और मेडुला ओब्लोंगेटा। और पश्चिम मस्तिष्क के दो मुख्य भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क एक जटिल संरचना है, और मेडुला ओब्लोंगेटा। अब हम एक एक करके ये सारे जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, ये इस कार्यों का विभाजन कर देते हैं, यानी शरीर की सभी सूचनाओं को अलग अलग विशिष्ट भागों द्वारा प्रसारित किया जाता है, समझा जाता है। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। सबसे पहले